हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्विस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, गुस्से में ही सही पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि घर बैठे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस का लाभ मिल सके। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करें उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहते हैं, खेद है कि कुछ थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के कारण लास्ट 2 क्लासें संडे एंड मंडे की नहीं लग पाई आप लोगों की, तो उसके लिए थोड़ा सा खेद है। बाकी आगे से ऐसा नहीं रहेगा, आपकी क्लासेस रेगुलर रहेगी। लेकिन थोड़ा सा केवल इतना ही कारण नहीं है, थोड़ा और भी कारण इस चीज का है क्लासें नहीं लग पाने का कि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट की कमी भी इसका मुख्य कारण रहा है। क्योंकि जब हम आपको देखते हैं तो वीडियो के जब हमें वाच नहीं दिखते या फिर कोई भी बात है जब आप देखना ही पसंद नहीं करते तो फिर हम किसके लिए बना रहे हैं। हाँ, कुछ परसेंट बच्चे हैं जो वीडियो को बहुत रुचि से देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यार उन्हीं बच्चों की वजह से ही हम अब जो है ना काम कर रहे हैं, अदरवाइज कोई मन नहीं रहा। क्योंकि आप सब इतने सारे बच्चे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, लेकिन आप के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे समझ नहीं आता कि आप साइंस कैसे ले सकते हो। साइंस के बच्चे तो किताबों से दोस्ती करके रखते हैं। अरे साइंस के बच्चे ही क्यों, कोई भी स्टूडेंट हुआ उसकी किताबों से दोस्ती होनी चाहिए, तभी तो वो स्टूडेंट है। आपको तो किताबें प्लस पूरा एकदम फुल नोट्स के साथ में वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। हर टॉपिक के बाद जैसे हमने पहले लघु बीजाणु जनन पढ़ा, तो लघु बीजाणु जनन के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने उसको एचटीसी फर्स्ट के अंदर डिस्कस किया। फिर हमने ये गुरु बीजाणु जनन पढ़ लिया जिसमें गुरु बीजाणु मादा युग्मक का निर्माण हुआ, आपने देखा लास्ट क्लासेस तक। उसके बाद हम गुरु बीजाणु जनन से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बताइए, इससे ज्यादा एनालाइज करके किसी चैप्टर को कौन पढ़ा रहा है आपको? इससे ज्यादा एनालाइज करके कौन पढ़ा रहा है? नहीं पढ़ाता कोई भी इतना एनालाइज करके। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर आपका इंटरेस्ट नहीं दिखता है तो फिर कहीं ना कहीं ऊर्जा की कमी हमारे अंदर भी आ जाती है कि यार फिर उतना उत्साह नहीं रहता क्लास लेने को। बिजी शेड्यूल में भी हम टाइम निकाल करके आपके लिए क्लासेस बनाई हैं। पिछले 1 महीने से आप देखिए मेरी लास्ट ये 2 ही छुट्टी रही होगी, बल्कि एक भी मैंने संडे को छोड़ करके कोई छुट्टी जो है नहीं की है। लेकिन जब लास्ट में आकर के आपका इंटरेस्ट की कमी देखी तो निश्चित तौर पर फिर मैंने मेरे काम को ज्यादा प्रीफर किया कि चलो ठीक है, बच्चे देख ही नहीं रहे तो जो अपना अर्जेंट काम है पहले उसको निपटाते हैं, फिर बाद में क्लास ले लेंगे। क्योंकि क्लास तो आप लोगों के लिए एक ऑप्शनल है, आप भी ले लेते हो नहीं लेते हो ना। कोई वेट करता है क्या? कितने बच्चे वेट करते हैं? देखिए यस करके बताओ कितने बच्चे वेट करते हैं, है ना? जितने ये लाइव दिख रहे हैं ना 18-20 बच्चे, बस इनके अलावा 21 भी नहीं हो रहा है कभी, है ना? ठीक है, तो संख्या बढ़ाएं अपनी, है ना? अब मैं एवरेज बता रहा हूं क्योंकि अभी मैं लाइव नहीं हूं, मैं लाइव चैट पे हूं, तो फिर वहां पर मैं देखूंगा कि भाई कितने आप जो है बच्चे आज की क्लास में हैं। लेकिन इंटरेस्ट बनाए रखो। तो माफी चाहता हूं 3 मिनट और खराब किया आप लोगों के, लेकिन इंटरेस्ट बनाओ। आपकी डिमांड होगी ना तब जाकर के हम आपको जो है ना ये सर्विस देंगे। जब आपकी डिमांड ही नहीं रहेगी तो फिर ये सर्विस देने का फायदा क्या रहा है स्टूडेंट्स, है ना? तो डिमांड को बढ़ाइए, फिर हम देखिए मेहनत को बढ़ाते हैं, मजा आएगा आप लोगों को। वैसे मजा आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए फिर एचटीसी के क्वेश्चंस की श्रृंखला को शुरू करते हैं और चैप्टर 2 में एचटीसी के यानी कि हिडन ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में दूसरा पार्ट ये रहेगा गुरु बीजाणु जनन से संबंधित। गुरु बीजाणु जनन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न स्टूडेंट बनते हैं? तो पहला प्रश्न आपका बनता है कि एक जायांग में कितने अंडक हो सकते हैं। हालांकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपने जब पढ़ा है जायांग उसी समय हमने बात कर ली थी कि जो जायांग में, जायांग यानी एक स्त्री केसर का समूह जायांग कहलाता है, यानी मादा जन्मांग, जिसमें ये अंडाशय और अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। आपको पता है, बताया था। तो ये बीजांड एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक है बच्चों, एक है, तो इस जायांग को कहेंगे एक अंडपी जायांग। क्या कहेंगे? एक अंडपी जायांग कहेंगे। और एक से ज्यादा, जैसे लेग्यूम कुल के जो पादप होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के पादप, है ना, लेग्यूमिनोसी फली वाले कुल के पादप, वो सब एक अंडपी होते हैं। सेम अगर एक से ज्यादा है, जैसे द्विअंडपी, त्रिअंडपी भी कह सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा है तो उसके लिए कॉमन शब्द आप यूज में लेंगे बहुअंडपी। एक कॉमन शब्द हम यूज में लेंगे बहुअंडपी। तो बिल्कुल
जैसे रेनन कुलेसी इसके अंतर्गत आ जाता है, रेनन कुलेसी, पेपेवर, सोमनीफेरम एक पादप होता है अफीम का, वो इसके अंतर्गत आ जाता है ना। तो ये सारे बहुअंडपी होते हैं, इसमें एक ही अंडाशय में एक से ज्यादा बीजांड होते हैं, जबकि कुछ में अंडाशय के अंदर केवल एक ही बीजांड होता है, तो ये एक अंडपी, ये बहुअंडपी। तो आशा करता हूं कि ये थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन ने जो बीजांड पढ़ा है, जो अंडाशय के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, और ये मुख्य भाग है क्योंकि इसी के अंदर मादा युग्मक बनता है। तो ये कितना हो सकता है किसी जायांग के अंदर, तो स्टूडेंट ये एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। अगर एक है तो एक अंडपी, एक से ज्यादा है तो बहुअंडपी। तो ये प्रश्न आप लिख लीजिएगा कि एक अंडा है ना, इसका उत्तर है कि एक अंडाशय में अंडकों यानी कि बीजांड की संख्या एक या अधिक हो सकती है, एक भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। यदि जायांग में केवल एक अंडक होता है तो इसे एक अंडपी जायांग कहते हैं। जैसे अधिकांश क्रूसीफेरी व लेग्यूमिनोसी कुल के पादप, क्रूसीफेरी में सरसों वगैरह आ जाता है, सरसों, मूली ये आ जाता है। लेग्यूमिनोसी में सारे फली वाले पादप आ जाते हैं। जो कुछ बच्चों की डिमांड रहेगी सर जितने भी कुल है ना, तो जितने भी कुल हैं उन सबके आप कुछ एग्जांपल्स जो है ना बना करके भेज दीजिए, तो उस पर वर्क कर रहा हूं मैं। सारे कुल तो नहीं हो सकेंगे क्योंकि सारे कुल, अगर सारे कुल और एग्जाम्पल में आपको बना करके देता हूं तो वो तो काफी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि सैकड़ों कुल है आवृत बीजी पादपों के अंदर, अनावृत बीजी पादपों के अंदर, ठीक है ना। तो और उनके फिर एग्जाम्पल देना तो वो तो पॉसिबल नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कुल आ रहे हैं, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट कुल आ रहे हैं, इन कुल के जो भी 7, 8, 10, 11 कुल हैं, इनका मैं आपको एग्जाम्पल बहुत जल्दी एक चार्ट बना रहा हूं और आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उनको आप याद कर लीजिए, सारे कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट कुल जितने भी हैं उनके उदाहरणों पर मैं वर्क कर रहा हूं और आपको जल्द ही वो चार्ट बना करके भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो उस विषय में भी आपको चिंता करने की बात नहीं है, वो जो आपकी रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, जल्द ही उसका समाधान कर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। यदि जायांग में एक से अधिक अंडक होते हैं तो इसे बहुअंडपी जायांग कहते हैं। जायांग पढ़िएगा, जायांग कहते हैं। उदाहरण इसका ध्यान रखना, पेपेवर, माइचेलिया, रेनन कुलेसी कुल के पादप, है ना। अब ऐसा नहीं है यार, देखो क्या है कि जब आप बॉटनी पढ़ते हैं तो कई पादप, सॉरी है ना, आप बॉटनी या जूलॉजी कुछ भी, तो कई पादप या जंतु ऐसे आते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं होता, जैसे माइचेलिया। अब आप पूछोगे सर माइचेलिया कैसा होता है, तो तुम्हारी कसम बच्चों मैंने भी नहीं देखा माइचेलिया का पादप कैसा होता है, आप यकीन मानिए। तो ऐसा नहीं होता है कि आप जिन चीजों को पढ़ रहे हो हमेशा आपके देखी हुई हो, तो आपको सिर्फ उदाहरण याद कर लेने चाहिए, कोई ज्यादा इसमें विस्तार से जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कई पादप या जंतु ऐसे आएंगे जो आपके देखे हुए नहीं होंगे, तो उनको आप याद कर लीजिए। और फिर भी आप देखने की मंशा रखते ही हैं तो बिल्कुल आप गूगल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका समाप्त होता है, सीधा सा प्रश्न था, इसके अंदर कुछ विशेष था नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, देखो, बहुअंडपी जो जाएंगे, मैंने कहा एक अंडपी भी हो सकता है, बहुअंडपी भी हो सकता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, क्या कहना चाह रहा हूं कि जो बहुअंडपी जायांग, अब देखो बहुअंडपी में इसे बनाता हूं थोड़ा सा। मान लीजिए जायांग है, स्त्री केसर है, और ये इसके अंदर अंडाशय की दीवार से चिपके हुए कुछ बीजांड है, ठीक है, बीजांड है। तो बताइए एक अंडपी है या बहुअंडपी है? सर बहुअंडपी है क्योंकि एक से ज्यादा है। क्या है सर? बहुअंडपी है, बिल्कुल बहुअंडपी है। चलिए भाई एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं, समझो देखो कितना, ये 11th की बातें हैं। अब आप कहोगे सर 11th में पढ़कर आए होंगे, अब बताओ देखिए किस किस को याद है ये सारी चीजें, बताओ कितने बच्चों को याद है ना ये सारी 11th की बातें। लेकिन अब अपन यहां छोड़ेंगे नहीं, अपनी आदत है अपन छोड़ेंगे नहीं, यहां पर भी क्लियर कराएंगे। 12th में भी आपको कभी पूछ ले, इससे कोरिलेटेड है, पूछा जा सकता है एनसीईआरटी में। अब देखिए इसके अंदर देखिए आप, ये यहां पर भी ये एक से ज्यादा बीजांड है। ये भी क्या है सर? ये भी बहुअंडपी है। पर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? इसके सारे जो बीजांड है वो परस्पर संयुक्त है, वो परस्पर संयुक्त। अगर परस्पर संयुक्त यानी जुड़े हुए हैं तो ऐसे बीजांड को कहा जाता है युक्तांडपी बीजांड। क्या कहा जाता है? युक्तांडपी बीजांड। जैसे वो पेपेवर पढ़ा था ना, पेपेवर, तो उसमें युक्तांडपी होता है, सारे बीजांड एक से ज्यादा होते हैं और सारे परस्पर जुड़े हुए होते हैं। जबकि इधर देखिए, इधर भी एक से ज्यादा नहीं, ये भी बहुअंडपी, लेकिन सारे एक दूसरे से पृथक पृथक है। तो अगर ऐसी व्यवस्था है तो फिर इसे युक्तांडपी नहीं कहते, इसे कहते हैं वियुक्तांडपी। वियुक्तांडपी यानी सारे बीजांड क्या है? पृथक पृथक है। तो जो उदाहरण आपने पढ़ा था ना माइचेलिया, वो इधर लिख लेना है, माइचेलिया को आप इधर इंक्लूड कर लेना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि हाँ बहुअंडपी जायांग भी दो प्रकार के होते हैं,
एक वियुक्तांड भी जिसमें सारे बीजांड पृथक पृथक होते हैं, एक युक्तांड भी जिसमें अंदर जितने भी बीजांड है वो परस्पर जुड़े हुए होते हैं। तो आशा करता हूं प्रश्न नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। इन प्रश्नों को हमने सीटीएफटी में इसलिए शामिल किया है, सॉरी एचटीसी में इसलिए शामिल किया है क्योंकि जायांग आपके आया है तो जायांग से को रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा कि बहुअंडपी जायांग निम्न दो प्रकार के होते हैं, पहला युक्तांडपी और दूसरा वियुक्तांडपी। युक्तांडपी में आप लिखोगे कि जब जायांग में उपस्थित सभी अंडक परस्पर संयुक्त होते हैं तो इसे युक्तांडपी जायांग कहते हैं, उदाहरण पेपेवर। वियुक्तांडपी में आप लिखेंगे कि जब जायांग में उपस्थित सभी अंडक परस्पर संयुक्त नहीं होते यानी पृथक पृथक होते हैं तो इसे वियुक्तांडपी जायांग कहते हैं, उदाहरण माइचेलिया। तो ये लीजिए आपका दूसरा प्रश्न भी यहां पर समाप्त होता है। तो ये थी जायांग से संबंधित। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ नए प्रश्नों पर बात करते हैं। एक प्रश्न आ जाता है एरिल किसे कहते हैं, एरिल किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को क्या कर लीजिए, सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। एरिल क्या होता है एक्चुअली, आपने जब बीजांड पढ़ा, मैं रफ डायग्राम बनाता हूं, ये भ्रूण कोश था अंदर, है ना, भ्रूण कोश था, ये पूरा बीजांड का ही था और इसके चारों ओर आपने अध्यावरण पढ़े। तो मुझे बताओ, देखिए कमेंट करके अध्यावरणों की संख्या कितनी होती है आवृत बीजी पादपों में, अध्यावरणों की संख्या कितनी होती है। तुरंत करो, फटाफट उठा लो फोन हाथ में, सोना नहीं है, 9 बजे तक कोई नहीं सोता है, मुझे सब पता है, कोई नहीं सोता तुम में से 9 बजे। बताओ फटाफट करो, है ना, कितने होते हैं अध्यावरणों की संख्या कितनी होती है आवृत बीजी पादपों में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आवृत बीजी पादपों में अध्यावरणों की संख्या सामान्यतः 2 होती है। सामान्यतः कितनी होती है, 2 होती है, बिल्कुल कितनी होती है, 2 होती है, ये अध्यावरण है। लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं बच्चों, कुछ पादप ऐसे हैं, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको लीची का। लीची, लीची, लीची जो है ना, लीची क्या होता है, स्ट्रॉबेरी होता है ना, स्ट्रॉबेरी, हाँ लीची। लीची के अंदर अध्यावरण कितने होते हैं, तो लीची के अंदर अध्यावरण 2 की बजाय कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। अब ध्यान रखने वाली बात है कि लीची जैसे पादपों में या लीची के अंदर अध्यावरणों की संख्या 2 के स्थान पर कितनी होती है, 3 होती है। हालांकि अध्यावरणों का काम क्या होता है, इसकी सुरक्षा करना। जब बीज बन जाएगा ना, अंदर आगे आप पढ़ोगे तो अध्यावरण बीज चोल में बदल जाएंगे, ये आगे पढ़ोगे आप, ज्यादा फोर्स मत, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आया है ना। तो ये तो आगे की बातें भी छोड़ो। 2 अध्यावरण होते हैं, लेकिन लीची में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा अध्यावरण पाया जाता है, तीसरा अध्यावरण पाया जाता है। 2 अध्यावरण तो बीज की सुरक्षा कर लेंगे सर, बीज की सुरक्षा कर लेंगे। ये तीसरा अध्यावरण क्या काम आता है, तो प्यारे बच्चों ये तीसरा अध्यावरण जो है ये मांसल रचना बना लेता है, मांसल रचना बना लेता है। और इस मांसल रचना, ये मांसल रचना ही वो भाग है लीची में जिसे खाया जाता है, यानी खाने योग्य भाग। यानी कि क्या है ये, खाने योग्य भाग। यानी लीची में 3 अध्यावरण होते हैं और तीसरा अध्यावरण खाने योग्य भाग होता है। और इस खाने योग्य भाग को यानी तीसरे अध्यावरण को ही क्या कहा जाता है, एरिल कहा जाता है। कितना छोटू सा है, लेकिन परीक्षा में आपको 1 नंबर दिला देगा। और इतना बड़ा, इसको देखो समझने के लिए इतना पूरा बोर्ड भरना पड़ता है। एरिल क्या है, एरिल सामान्यतः आवृत बीजी पादपों में 2 अध्यावरण होते हैं, लेकिन लीची में 2 के बजाय 3 अध्यावरण होते हैं। और तीसरा अध्यावरण जो है वो खाने योग्य भाग बनाता है, खाने योग्य भाग बनाता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, जिसे एरिल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूं बात समझ में आ रही होगी। देखिए बड़ा इंटरेस्ट से मैं पढ़ाता हूं, उसका रीजन क्या है कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, नेचुरल बात है यार, आपको भी आएगा। जब आप कोई मेहनत कर रहे होंगे ना और आपको उसके बदले में कोई जो है रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर गुस्सा आपको भी आएगा। लेकिन फिर भी मेरी रुचि जागृत हो जाती। कल कुछ बच्चे तो मुझसे लड़ने ही लग गए कि ऐसे कैसे बंद कर दोगे, बताओ आप, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, है ना। तो मुझे तो वो लड़ रहे थे, लेकिन मुझे खुशी हो रही थी कि हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो मन लगा करके पढ़ रहे हैं। और मन लगा करके अगर पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर यार, जैसे हम मन लगा करके पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ नहीं रहे हो तो हमें गुस्सा आ रहा है।
ठीक उसी प्रकार अगर कोई बच्चा मन लगा करके सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है, और मैं अचानक से क्लासेस बंद कर दूंगा तो स्वाभाविक बात है उनको भी गुस्सा आएगा। तो वाजिब था उनका झगड़ना हमसे, और बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे उस चीज का तो, कि हाँ कुछ बच्चे हैं जो वाकई में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर फिर हमें ऊर्जा मिली और आज की क्लास आपके सामने है। ठीक है, वैसे मैं क्लासे रोकूंगा नहीं, आप बेफिक्र रहिए, जितना वादा किया है उतना तो पूरा करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्लासे रुकने वाली नहीं है। तो आप काम करते रहिए, बस मैं थोड़ा रिव्यू ले लेता हूं बीच बीच में कि देखिए आपका फीडबैक कैसा आता है, आपका फीडबैक कैसा मिलता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो जो बच्चा इंटरेस्ट ले रहा होता है ना, वो तो मैसेज करता है तुरंत, यार सर इसे कैसे बंद कर दोगे आप, हम तो पढ़ रहे हैं। और जो नहीं ले रहा होता ना, मतलब कल करो, जो आज ही कर दो बंद, बढ़िया मजा आए, है ना। तो निश्चित तौर पर दोनों प्रकार के होते हैं। तो वो फीडबैक लेने का प्रयास किया था, हालांकि पॉजिटिव फीडबैक आया, अधिकांश बच्चों का ये जो है उनको अच्छी नहीं लगी वो बात, तो उससे मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलिए पॉजिटिव फीडबैक है। और उसके बाद जो बच्चे नोट्स नहीं बना पाए थे, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा था, उन्होंने वीडियो भी देखा तो उससे वाच भी बढ़े हैं, तो अच्छी लगी वो बात। बनाए रखिए अपना इंटरेस्ट। और ये लीजिए इस प्रश्न का जवाब। क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः आवृत बीजी पात्रों में 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, परंतु लीची में 3 अध्यावरण पाए जाते हैं, जो लीची का खाने योग्य भाग होता है ना। और एक थोड़ा सा यहां ऐड कर लेना, जो लीची का खाने योग्य भाग होता है, फुल स्टॉप, यहां थोड़ा सा ऐड कर लेना, आप सुन रहे हो, ऐड कर लेना, क्या इसे ही एरिल कहते हैं। बस एरिल किसे कहते हैं, तो जवाब हो गया, इसे ही एरिल कहते हैं। अच्छा, एक नोट लगा करके एक बात और लिखी है कि अरंडी में भी 3 अध्यावरण पाए जाते हैं, अरंडी में भी 3 अध्यावरण पाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना अरंडी में भी 3 अध्यावरण पाए जाते हैं, लेकिन अरंडी जो है उसमें उसका जो तीसरा अध्यावरण होता है उसे एरिल नहीं कहते। ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अरंडी में भी 3 अध्यावरण होते हैं, लेकिन बच्चों अरंडी का तीसरा अध्यावरण एरिल नहीं कहलाता, ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 4 है पेरिस्पर्म किसे कहते हैं, पेरिस्पर्म। अब देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। अब ये आपको मिलेंगे साइंस क्लासेस पर, इनका जवाब मिलेगा। व्हाट इज पेरिस्पर्म। तो बच्चों आपने बीजांडकाय पढ़ा था ना, बीजांडकाय, आवृत बीजी पात्रों में बीजांडकाय पढ़ा था, जिसकी एक कोशिका बड़ी होकर के भ्रूणकोश बनाती है, मादा युग्मकोश भित्त का निर्माण करती है, पूरा बीजांडकाय होता है। काफी मर्दूतकी कोशिकाओं का एक पूरा समूह आपने यहां पढ़ा था, जल्दी पूरा कर देता हूं इसको, है ना। इस प्रकार का एक समूह पढ़ा था जिसके चारों ओर अध्यावरण हुआ था। ऐसा जनरली द्विबीज, आवृत बीजी पादप 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है ना, तो ये तो द्विबीजपत्री, लेकिन जो एक बीजपत्री है ना, एक बीजपत्री, उसमें ये जो बीजांडकाय है वो एक बहुत ही महीन और पतली परत के रूप में होता है, बहुत ही महीन और पतली परत के रूप में होता है। इस बहुत ही महीन और पतली परत को ही कहा जाता है पेरिस्पर्म। यानी पेरिस्पर्म और कुछ नहीं है, पेरिस्पर्म और कुछ नहीं है, जो बीजांडकाय होता है ना, उसी की एक पतली परत है, उसी की एक पतली परत है। जैसे काली मिर्च के पादप में जो ऊपर जो परत चढ़ी रहती है ना, काली मिर्च के ऊपर, वो भी पेरिस्पर्मी ही होती है। क्या होती है वो? पेरिस्पर्मी होती है। यानी जो आप देख रहे हो ना काली मिर्च के ऊपर काली काली परत, उसको हटाना कभी, उसके अंदर सफेद भाग निकलेगा। ठीक है, तो वो जो काली परत आप देख रहे हो वो एक्चुअल में बीजांडकाय के सूखने से बनी है, और वो क्या है? वो पेरिस्पर्मी ही है। वो क्या है? पेरिस्पर्मी ही है। ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे। काली मिर्च के तो पूरा इतिहास सुनाऊंगा कभी, ऑफलाइन क्लास में आना, है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काली मिर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा इतिहास सुनाएंगे आपको, है ना। भारत में अंग्रेजों के आगमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा काली मिर्च का योगदान। सबसे पहले व्यापार यहीं से शुरू हुआ था अंग्रेजों का। काली मिर्च मसाले लेने आते थे यहाँ पर, और जाकर के अपने देशों में मसाले बेच देते थे, और धीरे धीरे इस व्यापार को उन्होंने आगे बढ़ाया। आना जाना अंग्रेजों का हमारे देश में लगा रहा मसालों के लिए, और धीरे धीरे पूरे देश को ही उन्होंने जो है ना, हाँ देखो कहां से कहां पहुंच जाती है साइंस क्लासेस। पेरिस्पर्म, बीजांडकाय की एक पतली परत, एक बीजपत्री पादपों में। अच्छा उदाहरण काली मिर्च, और ये काली मिर्च की हिस्ट्री। चलो हटाते हैं इसको। पेरिस्पर्म समझ में आया क्या? हटाओ, आंसर पे आते हैं। नोट्स बनाकर लिखना। एक बीजपत्री पादपों में बीजांडकाय एक पतली परत के रूप में पाया जाता है, जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, भ्रूणकोश की झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्यारे बच्चों, झिल्ली किसी की भी पूछ ले, झिल्ली किसी की भी पूछ ले, है ना। तरल मोजेक मॉडल दिया था, एक इकाई कला मॉडल भी आया था,
है ना, उसके अंदर कहा गया झिल्लियां सब एक जैसी होती है, कोशिका के ऊपर कोई सी भी झिल्ली हो सब एक जैसी होती है। यानी चाहे आपसे कोशिका झिल्ली पूछा जाए या भ्रूणकोश की झिल्ली पूछा जाए, वो पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होगी। किसकी बनी होगी? पेक्टिन और सेलुलोज की। सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। बाकी भ्रूण कोश की झिल्ली पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है ना, इतना ध्यान रखना आप। तो बस देखो 2 मिनट, पेक्टिन व सेल्यूलोज की बनी होती है। यानी जो कोशिका भित्ति होती है ना, सॉरी मैं झिल्ली बोल गया था, जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति का संगठन भी ये होता है पेक्टिन व सेल्यूलोज। तो जो भ्रूण कोश की झिल्ली होती है वो भी किसकी बनी होती है? पेक्टिन व सेल्यूलोज की। जबकि जो सामान्यतः जो झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली, वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है वसा व प्रोटीन की ना। तो थोड़ा सा बोलने में थोड़ी जल्दीबाजी हो गई। तो जो झिल्लियां होती है सामान्यतः कोशिका की झिल्ली, वो किसकी बनी होती है? वसा व प्रोटीन। तो आप ऐसा ना समझ लें कि यार भ्रूण कोश की झिल्ली भी किसकी बनी होती है? वसा व प्रोटीन की बनी होती है। नहीं, भ्रूण कोश की झिल्ली किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों? पेक्टिन व सेल्यूलोज की बनी होती है। यानी कि कोशिका भित्ति के समान संगठन होता है इसका। चलिए तो इसको भी हटा देते हैं, बातें आपको समझ में आ गई है। आप प्रश्न को याद कर लीजिएगा, पेक्टिन व सेल्यूलोज। नेक्स्ट प्रश्न है, आवृत बीजी पादपों के भ्रूण कोश में कितने केंद्रक व कोशिकाएं होती? जवाब दो फटाफट जवाब दो, कितने केंद्रक व कोशिकाएं होती है? आज की क्लास बहुत छोटी सी क्लास है, घबराने की आपको जरूरत नहीं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं चलने वाली है आज की, है ना। फटाफट जवाब दे दीजिए, कितने होते हैं? आवृत बीजी पादपों के भ्रूण कोश में 1 नंबर का कई कंपटीशन एग्जाम, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में और बोर्ड में तो न जाने कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको वैसे याद रहने वाला है आप, है ना, क्योंकि हमने इसका पूरा पोस्टमार्टम कर रखा है। बताइए अगर आप पढ़कर भी नहीं जाओगे ना तो भी 60-70 तो वैसे ही बना लोगे, पढ़कर चला गया तो 90 के ऊपर है सारे बच्चे, है ना, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है। इंपोर्टेंट लगा लो इसको, लगा लो इंपोर्टेंट, यहां से आएगा प्रश्न। ऐसे प्रश्न आते हैं जो आप अब बताइए। इंपोर्टेंट तो मैं आज लगा रहा हूं इसको, लेकिन याद तो मैंने आपको पहली कक्षा में करा दिया था। कितने होते हैं सर? 8 केंद्रक होते हैं, 7 कोशिकाएं होती है, एक बीच वाली कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं, इसलिए केंद्रकों की संख्या 8 होती है। इसलिए केंद्रकों की संख्या 8 होती है, लेकिन कोशिकाएं 7 ही होती है। आगे बात समझ में आ गई क्या? चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7, सहायक कोशिकाएं आपने पढ़ी थी प्यारे बच्चों, सहायक कोशिकाएं आपने पढ़ी थी, याद आ रहा होगा आपको। वापस वही बातें हैं, ऐसे नहीं टालेंगे यार, ऐसे नहीं टालेंगे। 10 बार आएगा 10 बार बनाएंगे। आपको पता है ना, ऊपर 3 निभाग की तरफ, ऊपर का मतलब निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं थी जिनको प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहा था, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। 3 कोशिकाएं नीचे थी, 2 ऐसे थी साइड में पार्श्व में, इनको कहा गया था सहायक कोशिकाएं। एक कोशिका बीच में थी, इसको कहा गया था अंड कोशिका, और यहां ये बीच में 2 केंद्रक वाली सबसे बड़ी कोशिका, इसको कहा गया था केंद्रीय कोशिका या ध्रुवीय कोशिका। ये था ना। ये सहायक कोशिकाएं क्या काम करती, इनके बारे में पूछा गया, सहायक कोशिकाएं। तो प्यारे बच्चों अब आपको थोड़ा थोड़ा याद दिलाता हूं। बीजांड कहां है? अंडाशय में, अंडाशय में है ना। ऊपर क्या था? वर्तिकाग्र। यहां क्या आ गया था? परागकण। आपको याद होगा अंकुरण हुआ था, पराग नली बनी थी। अभी पराग नली आगे जब बढ़ती है तो इस पराग नली के अंदर 2 केंद्रक भी आ रहे हैं। आगे पढ़ोगे आप, बहुत विस्तार से पढ़ोगे, मैं तो बहुत शॉर्टली समझा रहा हूं ना, कि ये 2 केंद्रक भी आ रहे हैं। तो धीरे 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 जब ये पराग नली का फाइनली इस भ्रूण कोश के द्वार तक पहुंच जाएगी, इधर यहां, तो जब अब इसको अंदर जाना है, तो अंदर जाने के लिए जो हेल्प करेगी ना, वो कौन होगी? अंदर जाने के लिए जो सहायता करेगी वो कोशिकाएं कौन होगी? सहायक कोशिकाएं। तो प्यारे बच्चों, सहायक कोशिकाओं का काम क्या है? पराग नलिका को, जो पराग नलिका आ रही है जिसके अंदर नर युग्मक है, उसको भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करने में मदद करती है। कौन? सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं कुछ रसायन भी विमोचित करती है, और ये रसायन इस पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके कारण ये पराग नलिका आगे बढ़ती जाती है। आपसे बहुत सारी बार पूछ लिया जाता है कि पराग नलिका में कौन सी गति पाई जाती है, तो आपने छोटी कक्षाओं में भी याद किया होगा कि पराग नलिका में रसायनानुवर्ती गति पाई जाती है, रसायनानुवर्ती गति। ठीक है, तो इसीलिए इसको रसायनानुवर्ती गति कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहां से सहायक कोशिकाएं रसायन छोड़ेगी और वो रसायन इस पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो पराग नलिका किसके आकर्षण में आगे बढ़ रही है? किसके आकर्षण में आगे बढ़ रही है? सर, इन रसायनों के आकर्षण में आगे बढ़ रही है। इसीलिए इस पराग नलिका की गति को क्या कहा जाता है? रसायनानुवर्ती गति कहा जाता है। और ये रसायन कौन स्त्रावित करती है? सर, ये सहायक कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होता है। आशा करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी।
अगर आ गई है तो चलिए बिना किसी देर के इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। पहला, बीजांड काय से पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है, बिल्कुल। और दूसरा, पराग नलिका स्त्रावित करने वाले पराग नलिका, ये थोड़ा सा करेक्शन करेंगे भाई, पराग नलिका स्त्रावित की जगह लिखेंगे को आकर्षित, इतना लिख लीजिए। पराग नलिका को आकर्षित करने वाले रसायनों का स्त्रावण भी कौन करती है? सहायक कोशिकाएं करती है। जब पराग नलिका आ जाएगी तो अंदर पहुंच जाएगा, तो वो भी सहायक कोशिकाओं का ही काम होता है। तीसरा ऐड कर सकते हो आप, तीसरा ऐड कर सकते हो कि पराग नलिका को भ्रूण कोश में प्रवेश के लिए प्रेरित करती, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐड करना, अभी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रश्न इसी जगह पर आने वाला है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, ये थोड़ा सा ऐड कर लेना। तीसरा कार्य सहायक कोशिकाओं का, ले लिया? ले लिया क्या, बताओ फटाफट, ले लिया है ना? हटा देते हैं, हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। फिलीफॉर्म उपकरण क्या है? तो जो तीसरा कार्य था ना, वो सहायक कोशिकाओं में जो तीसरा कार्य था, वो तीसरा कार्य फिलीफॉर्म उपकरण के अंदर ही होता है। तो यह ध्यान रख लीजिए, फिलीफॉर्म उपकरण क्या है? तो तंतुनुमा कुछ संरचनाएं जो इन सहायक कोशिकाओं में पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, तंतुनुमा कुछ संरचनाएं जो इन सहायक कोशिकाओं में पाई जाती है, उन्हें फिलीफॉर्म उपकरण कहते हैं। और वो जो तीसरा कार्य था ना, वो वास्तव में फिलीफॉर्म उपकरण ही करता है, इसलिए उसको मैंने वहां नहीं लिखा था, यहां लिख दिया था। देखो, फिलीफॉर्म उपकरण भ्रूण कोश में पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करता है। ये तो उपकरण क्या है, ये बात हो गई। फिलीफॉर्म उपकरण भ्रूण कोश में पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करता है, प्रवेश में सहायता करता है। ठीक है, प्रवेश में सहायता करता है। कहां पाया जाता है, इनका कार्य क्या है ना? तो थोड़ा सा एक बात और लिख लीजिए, कहां पाया जाता है, तो कहां पाया जाता है, इसका जवाब भी लिख लीजिए कि ये यानी कि फिलीफॉर्म उपकरण यह कहां पाया जाता है? सहायक कोशिकाओं में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? सहायक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये पूरा प्रश्न का आपका जवाब हो गया। कहां पाया जाता है बच्चों? सहायक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, प्रतिध्रुवी कोशिकाओं पर आते हैं। प्रतिध्रुवी कोशिकाओं का क्या कार्य है भाई? प्रतिध्रुवी कोशिकाएं क्या करती है? तो बीजांड काय से पोषण प्राप्त करती है प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, और खुद भी नष्ट होकर के जो अंदर डेवलपमेंट हो रहा है भ्रूण का, उसको पोषण देती है। तो कुल मिलाकर के इनका काम, प्रतिध्रुवी कोशिकाओं का काम क्या है? जो अंदर भ्रूण बनेगा ना, उस भ्रूण को पोषण देने का काम ही करती है प्रतिध्रुवी कोशिकाएं भी। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, इतना कोई विशेष नहीं है, तो आराम से याद रख सकते हो आप। ठीक है, चलिए, ये कोशिकाएं बीजांड काय से पोषण प्राप्त करती हैं, खुद बीजांड काय से पोषण ले लेगी पहले, उसके बाद तथा शीघ्र ही नष्ट होकर परिवर्धित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, सिंपल है, कोई विशेष बात नहीं है। प्रश्न नंबर 10, भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। आराम से बता सकते हो, भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं हैं, 3 ऊपर की यानी निभाग की प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, 3 नीचे की अन्य समुच्चय, और 1 बीच की केंद्रीय या ध्रुवीय कोशिकाएं। कोशिका बताइए कौन सी है सबसे बड़ी कोशिका? इन 7 कोशिकाओं में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, बताओ फटाफट, कौन सी है? तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी कोशिका बीच वाली है, केंद्रीय कोशिका या ध्रुवीय कोशिका। बिल्कुल, कौन सी है? केंद्रीय कोशिका या ध्रुवीय कोशिका। प्रश्न नंबर 11 रखते हैं, एचटीसी हिडन ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस का प्रश्न नंबर 11 है कि जो केंद्रीय कोशिका है, भ्रूण कोश की जो केंद्रीय कोशिका, जो सबसे बड़ी कोशिका है, में कौन सा कोशिकांग सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कोशिकांग से ध्यान आए, कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिका के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी संरचनाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम, है ना, हरित लवक, इनको कोशिकांग कहा जाता है। भ्रूण कोश में कौन सा कोशिकांग सबसे ज्यादा मात्रा में होता है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, गोल्गी काय। बड़ी मुश्किल से छांट करके लाने पड़ते हैं ऐसे प्रश्न, मिलेंगे नहीं, है ना। एक एक लाइन को, किताब की एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के प्रश्न निकलते हैं कि भ्रूण कोश के अंदर जो केंद्रीय कोशिका थी ना, उसके अंदर कौन सा कोशिकांग, सब सारे कोशिकांग सामान्य मात्रा में होते हैं, सारे कोशिकांग,
लेकिन जो गोल्जी काय है वो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है वहां पर। गोल्जी काय सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर लास्ट ये लीजिए आपके सामने, बीजांड को तकनीकी रूप से क्या कहा। अब देखो कितना मजेदार प्रश्न है। सर ये क्या पूछ लिया, तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है। अरे भाई में मुख्य नाम तो बीजांड है, बीजांड, लेकिन तकनीकी रूप से वो क्या काम कर रहा है, उस आधार पर उसका नाम क्या रखा जा सकता है। तो क्या काम कर रहा था बीजांड के अंदर, क्या काम हो रहा था बताइए। बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु बन रहा था। गुरु बीजाणु याद है ना, जिससे मादा युग्मक बना। तो बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु बनता है, इसलिए इसका तकनीकी नाम क्या हो जाता है, गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी, क्योंकि उसके अंदर गुरु बीजाणु बन रहा है, इसलिए गुरु बीजाणुधानी भी उसको कहा जा सकता है। ये लीजिए गुरु बीजाणुधानी। मान लीजिए ऐसा ही कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, ऐसा ही कोई प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि पराग कोश का तकनीकी नाम क्या है। पराग कोश का तकनीकी नाम क्या है बताइए। देखिए क्या है, बताइए, बता सकते हो कि आप समझ रहे हो तो बताओ फटाफट। पराग कोश का तकनीकी नाम क्या है ना, क्या है, क्या है, लघु बीजाणुधानी, क्योंकि पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु बनता है, इसलिए इसका एक और नाम क्या रख दिया था हमने, लघु बीजाणुधानी। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं। देखो ये सब याद होते हैं हमको, लेकिन अगर आ गया ना परीक्षा में तो भी जवाब नहीं दोगे, सर ये क्या पूछ लिया, हमें तो समझ में नहीं आया तकनीकी नाम क्या है। तो इसीलिए तो हम हर चैप्टर के बाद, हर एक टॉपिक, पूरा चैप्टर नहीं सॉरी, हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक से संबंधित जितने भी हिडन यानी कि छुपे हुए, ट्रिकी यानी कि जो आपको उलझाते हैं, कंफ्यूजिंग जो आपको उलझाते हैं, ऐसे प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के आएंगे। तो आज के एसटीसी में ये 12 क्वेश्चन थे। कल की क्लास में इससे आगे की बात करेंगे। आशा करता हूं कि आज की क्लास में आपको मजा भी आया होगा और ये बातें समझ भी आई होगी। तो इसी के साथ विराम देते हैं आज की क्लास को। बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।